एवरीवन, दिस इज अभिनव राय एंड वेलकम टू टेक योर क्लासेस। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन का पहला चैप्टर, बेसिक्स ऑफ जनरेशन, और ये इसका पहला लेक्चर है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि बेसिक्स ऑफ पावर जनरेशन में हमको ये 4 टॉपिक्स पढ़ने हैं। पहली बात तो उसका इंट्रोडक्शन क्या है, दूसरा क्या क्या ऐसे एनर्जी सोर्सेज हैं जो कि हम यूज़ करते हैं, उसके बाद हम लोग कंपेयर करेंगे 2 अलग अलग एनर्जी सोर्सेज के बारे में जिससे हम पावर को जनरेट कर सकते हैं। एक है कन्वेंशनल और दूसरा है नॉन कन्वेंशनल। कन्वेंशनल का मतलब होता है पारंपरिक सोर्स जो कि पहले से चले हुए आ रहे हैं, और दूसरा है नॉन कन्वेंशनल। ठीक है, उसके बाद हम लोग डिस्कशन करेंगे प्रिडिक्शन ऑफ लोड एंड एनर्जी रिक्वायरमेंट्स। प्रिडिक्शन ऑफ लोड, देखिए लोड क्या है। सबसे पहली बात तो इलेक्ट्रिकल में लोड को समझना जरूरी है कि लोड है क्या, है ना। जनरली लोड क्या है, अगर इलेक्ट्रिकल में देखें तो जैसे हम बल्ब जलाते हैं, पंखे चलाते हैं, ये सब क्या है, लोड है। मोटर चलाते हैं, किसी भी इंडस्ट्री में हम लोग क्या, जैसे कि कोई प्रोडक्शन कर रहे हैं तो हम क्या चलाते हैं, कोई मोटर चला रहे हैं। या मान लीजिए हमारी जो ट्रेनें चलती हैं वो भी किससे चलती हैं, इलेक्ट्रिकल से चलती हैं। तो ट्रेन में क्या लगा होता है भैया, मोटर लगा होता है। तो वो मोटर क्या लेता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंज्यूम करता है। तो मोटर इलेक्ट्रिकल के लिए क्या है, लोड है ना। तो हम कैसे ये डिसाइड करते हैं कि कितना पावर हमको एक दिन में जनरेट करना है, तो ये कैसे डिसाइड होगा, हमको ये पता होना चाहिए कि हमारे पास कितने लोड अवेलेबल हैं, है ना, तभी हम प्रिडिक्ट कर पाएंगे। नेक्स्ट क्या है, जनरेटिंग स्टेशन, कितने तरह के जनरेटिंग स्टेशन हमारे पास अवेलेबल हैं। तो ये पूरे चैप्टर को जो है वो हम लोग 2 लेक्चर में कवर करेंगे। पहला लेक्चर जो है वो आपको जो रेड कलर से जो भी दिख रहा है वो हम लोग पहले लेक्चर में, और जो ब्लू कलर से है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं हिस्ट्री के बारे में। हिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या है, देखिए इलेक्ट्रिसिटी जो है वो सबसे पहले फील की थी मिस्टर बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। ठीक है, 1752 में। आप लोग बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि एक इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था कि पतंग में, जो हम पतंग उड़ाते हैं उस पतंग में इन्होंने क्या बांधा, एक चाबी बांधी और उसको आसमान में उड़ा दिया, है ना। तो क्या हुआ कि उस चाबी से जब बादल में, मान लीजिए बादल लगे हुए हैं, तो क्या होता है, बिजली कड़कती है, लाइटनिंग होती है। तो वो लाइटनिंग के जरिए जो इलेक्ट्रिकल करंट थी वो जो आपका पतंग था उसमें क्या की, कंडक्ट की, और इनको शॉक फील हुआ, है ना। तो इनको फील हुआ कि इलेक्ट्रिसिटी नाम की कोई चीज होती है, और इन्होंने फिर उसके बाद अपना रिसर्च जारी रखा, और उस रिसर्च को बेस मान करके बहुत सारे साइंटिस्ट आए, उन्होंने अलग अलग थ्योरीज दी। जैसे एक एग्जांपल है मिस्टर थॉमस एडिशन का, उन्होंने बल्ब बनाया 1879 में। उसी तरह बहुत सारे अलग अलग साइंटिस्ट आए, किसी ने अल्टरनेटिंग करंट बना के दी, किसी ने डायरेक्ट करंट बना के दी, है ना। तो ऐसे धीरे धीरे करके मेरी इलेक्ट्रिसिटी डेवलप हुई। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, अगर बेसिक्स के बारे में बढ़े तो अगर किसी भी मटेरियल के बारे में बात करते हैं तो मटेरियल के बारे में जब जाएंगे तो मटेरियल के अंदर होता क्या है भैया, सबसे छोटी जो चीज़ होती है वो क्या होती है, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, है ना। इलेक्ट्रॉन आप यहाँ देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, अगर मान लें हम बीच में क्या मान लें, प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है, बीच में क्या है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन उसके चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं। अब जो इसकी लास्ट वाली शेल है उसको बोलते हैं क्या, वैलेंस सेल। ठीक, और उस वैलेंस सेल की जितनी एनर्जी होती है उसमें मान लीजिए 10 इलेक्ट्रॉन है, तो 10 इलेक्ट्रॉन की अपनी, हर इलेक्ट्रॉन की अपनी अपनी एनर्जी है, तो टोटल 10 है, तो 10 से वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। तो 10 इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो होगी टोटल, वही होगी क्या, वैलेंस बैंड की एनर्जी, है ना। अब मान लीजिए कि हम कहते हैं कि करंट, ये इसलिए पढ़ा जा रहा है कि हम कंडक्टर के बारे में समझ पाए, है ना। कहते हैं ना कि करंट फ्लो कर रहा है, तो करंट फ्लो करने का मतलब क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है ना। अब तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन बाउंडेड है, तो क्या यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है ना। ये तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के साथ बाउंडेड है, ये फ्लो कहाँ कर रहा है ना। तो अब इसको फ्लो कराने के लिए हमको क्या करना होगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मौजूद है इसको बाहर निकालना पड़ेगा,
है ना। तो इसको बाहर कैसे निकालेंगे? इसको बाहर निकालने के लिए जितनी एनर्जी इसके पास है उससे ज़्यादा एनर्जी हम लोग अगर प्रोवाइड कर देते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन ऑटोमेटिकली बाहर आ जाएगा। और जब वो इलेक्ट्रॉन किसी के साथ बाउंडेड नहीं है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे भैया? उसको बोलेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन, है ना। वो कौन सा इलेक्ट्रॉन बन जाएगा? फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाएगा, क्योंकि वो बाहर आ गया। अब करंट बोलते किसको है? अगर हम डेफिनेशन में जाते हैं तो करंट बोला किसको जाता है? करंट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। करंट किसको बोलते हैं? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को करंट बोला जाता है। इलेक्ट्रॉन कैन बी थॉट ऑफ एज निगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल। कैसा पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन? निगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल है। उस पर कौन सा आवेश होता है? निगेटिव आवेश होता है, ठीक है। द मोमेंट ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज करंट, ठीक। तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को ही हम क्या बोलते हैं? करंट बोलते हैं। अगर हिंदी में जानना चाहते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? एक सेकंड में कंडक्टर के दिए गए बिंदु से गुजरने वाले विद्युत आवेश, कंडक्टर के दिए गए बिंदु से गुजरने वाले विद्युत आवेश की मात्रा विद्युत धारा कहलाती है। आगे हम और डिस्कशन करते हैं इसके बारे में, है ना। तो जनरली होता क्या है कि हमने क्या बोला कि अभी इलेक्ट्रॉन बाउंडेड था, अब उसको हमने और एनर्जी दे करके बाहर निकाल दिया। तो बाहर निकालेंगे तो वो वैलेंस बैंड से कहाँ चला जाएगा? कंडक्शन बैंड में चला जाएगा, जहां पे वो फ्लो कर सकता है, ठीक। जनरली कंडक्टर में क्या होता है कि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में ज्यादा गैप होता नहीं है, एकदम एक दूसरे से क्या होते हैं? ओवरलैप्ड होते हैं, तो उसको शिफ्ट होने में ज्यादा समय नहीं लगता है, ठीक है। तो अगर शिफ्ट होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा तो वो जल्दी फ्री हो जाएगा और कंडक्टर की तरह बिहेव करना स्टार्ट कर देगा। और अगर यही गैप बहुत ज्यादा है तो मेरा जो इलेक्ट्रॉन है वो बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जा नहीं पाता है। तो अगर नहीं जा पाएगा तो क्या होगा भैया? वो फ्लो नहीं करेगा। तो फ्लो नहीं करेगा तो ऐसे मटेरियल को हम लोग क्या बोलेंगे? इंसुलेटर, है ना। अब अगर इसको हल्का सा हीट देने पे या हल्का सा और एनर्जी देने पे अगर ये शिफ्ट होके चला गया कंडक्शन बैंड में, तो ऐसे मटेरियल को क्या बोला जाएगा? सेमी कंडक्टर, जो कि इंसुलेटर की तरह भी बिहेव करते हैं और कंडक्टर की तरह भी बिहेव करते हैं, ठीक है। तो अब थोड़ा हम लोग करंट और वोल्टेज के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि यही जो टर्म है, जो दो टर्म करंट और वोल्टेज आपको बार बार मिलेंगे पावर सिस्टम्स में, ठीक है। तो बोला गया था क्या? कंडक्टर के दिए गए बिंदु से गुजरने वाले आवेश, है ना, एक सेकंड में कंडक्टर के दिए गए बिंदु से गुजरने वाले विद्युत आवेश की मात्रा विद्युत धारा कहलाती है, ठीक है। अब मानते हैं कि ये मेरा एक बाउंड्री है, रेड वाला। अब इस रेड बाउंड्री को एक सेकंड में मान लिया हमने कि भाई इतने इलेक्ट्रॉन क्या किए? क्रॉस किए, है ना। वही क्या होगा? मेरा करंट होगा, ठीक है। अब अगर देखें, अगर उसी एक सेकंड में इतने इलेक्ट्रॉन क्रॉस किए और उसी एक सेकंड में इतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन क्रॉस किए, तो किसको बोलेंगे? इसको बोलेंगे ये कम करंट है, इसको बोलेंगे ज्यादा करंट है ना। जितने ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उतनी ज्यादा करंट, कॉमन सी बात है, ठीक है। तो इस तरह करंट को डिफाइन किया जाता है। अब मान लें कि हमको डिफाइन करना है पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज को, है ना। तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे या इसका कॉन्सेप्ट कैसे समझेंगे, है ना। तो इसका कॉन्सेप्ट समझना बहुत इजी है, ठीक। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मान लीजिए कि आपके घर में आपके घर में बाथरूम होगा। बाथरूम में जब आप टैप ओपन करते हैं तो क्या होता है? पानी गिरता है कि नहीं गिरता है? जैसे कि ये आपको एक क्या दिख रहा है? वाटरफॉल दिख रहा है, झरना बोलते हैं, है ना। इसमें पानी कैसे फ्लो कर रहा है? ऊपर से नीचे की तरफ। क्यों भैया? क्योंकि पानी के पास क्या है? मास है। क्या है? मास है, उसके पास अपना वेट है और ग्रेविटी के कारण वो ऊपर से नीचे की तरफ फ्लो कर रहा है ना। नीचे की तरफ आ रहा है ना ये पानी, तो उसका मेन कारण क्या है? ग्रेविटी है ना। कोई ना कोई उसको अपनी तरफ क्या कर रहा है? खींच रहा है ना। तो अब जैसे कि इलेक्ट्रॉन है हमारा, हम मान लें कि इलेक्ट्रॉन को हम कंपेयर कर ले पानी से, ठीक। तो पानी को कौन खींच रहा है? ग्रेविटी खींच रही है। तो इलेक्ट्रॉन को कौन खींचेगा? इलेक्ट्रॉन को खींचेगा पोटेंशियल। जो हमारा वोल्टेज होगा वही इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, है ना। जैसे पानी को नीचे खींच रहा कौन? ग्रेविटी। उसी तरह इलेक्ट्रॉन को नीचे कौन खींचेगा? वोल्टेज, है ना। तो अब अगर ये जो वाटरफॉल आपको दिख रहा है, ये अगर मान लीजिए आपके घर में एक बहुत ही अच्छा सा गार्डन है ना, और उस गार्डन में ऐसा वाटरफॉल आप बनाना चाहते हैं, तो आप कैसे बनाइएगा, है ना।
कैसे बनाइएगा, सोचिए थोड़ा। तो बनाने के लिए आप क्या करिएगा कि भैया एक छोटा सा टैंक लीजिएगा, है ना, एक टैंक नीचे बनाइएगा, एक टैंक ऊपर बना दीजिएगा, है ना, 2 टैंक बना दीजिएगा। ऊपर वाले टैंक में पानी डालिएगा, वो टैंक का पानी ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएगा, है ना। क्यों आएगा? ग्रेविटी के कारण ऑटोमेटिकली नीचे आएगा। न्यूटन का नियम पढ़ा है हम लोगों ने। न्यूटन की स्टोरी क्या है? न्यूटन एक पेड़ के नीचे बैठे थे। अब पेड़ के नीचे बैठ के वो किताबें पढ़ रहे थे, अचानक से एक एप्पल गिर गया। तो उसी एप्पल को उन्होंने बेस मान के रिसर्च किया कि ये एप्पल नीचे गिरा तो गिरा कैसे, है ना। तो वो एप्पल गिरा था किसके कारण? ग्रेविटी के कारण। अब ये पानी नीचे किसके कारण आ रहा है भैया? ग्रेविटी के कारण, है ना। लेकिन हमको तो बनाना है यहाँ पे वाटरफॉल। तो वाटरफॉल में क्या हो रहा है? परमानेंट पानी गिर रहा है। अब मान लीजिए ऊपर वाले टैंक में आपने पानी भरा और वो पानी नीचे आ गया, वो पूरा पानी यहाँ पे नीचे आ गया, तो क्या अभी पानी गिर रहा है? नहीं गिर रहा है ना। क्यों नहीं गिर रहा है? क्योंकि ऊपर वाले टैंक में पानी तो है ही नहीं, है ना। तो हम क्या करेंगे अब हम क्या करेंगे कि एक पाइप लगाएंगे यहाँ से, और वो पाइप ऊपर की तरफ ले जाके यहाँ पे लगा देंगे, है ना। तो वो पाइप ये जो नीचे वाले टैंक में पानी भरा है उसको घींच करके फिर से ऊपर में ट्रांसफर करेगा। लेकिन किसके थ्रू ट्रांसफर करेगा? कोई तो चीज होगी वहां पे। या तो आप बाल्टी भर के ले जाइए, ऊपर डाल दीजिए, वो एक पॉसिबिलिटी है। या तो यहाँ पे आप एक पंप लगा दीजिए। घर में पंप होगा, पंप क्या करता है? नीचे से धरातल से पानी उठा करके आपके कहाँ पे दे देता है? टंकी में भर देता है। तो वही ये भी कर रहा है, नीचे का पानी उठा के ऊपर डाल दे रहा है, और ऊपर के बाद ये ऑटोमेटिकली नीचे आ जा रहा है ना। तो इसी कॉन्सेप्ट को अगर हम कंपेयर करें हमारा किसके साथ? इलेक्ट्रिकल एनर्जी के साथ, तो क्या होगा भैया, है ना। अब मेरा कंडक्टर में बहुत सारा इलेक्ट्रॉन है। हम मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन क्या है? पानी है ना। तो पानी को फ्लो तो कराना होगा। कैसे फ्लो कराएंगे? यहाँ पे हम लगा देंगे एक बैटरी जिसके 2 टर्मिनल है, पॉजिटिव और निगेटिव। 2 टर्मिनल होते हैं ना। अगर आप घर पे कहीं पे बैटरी खरीदने जाते हो तो बैटरी में देखना 2 टर्मिनल होते हैं, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है निगेटिव। तो पॉजिटिव है तो हम जानते हैं कि अगर आवेश अगर सेम है तो क्या होगा? रिपेल करेगा एक दूसरे को, है ना। और अगर जो मेरा कंडक्टर का आवेश जो है, सॉरी कंडक्टर का नहीं, इलेक्ट्रॉन का या जो भी आपका इलेक्ट्रॉन है या पॉजिट्रॉन है, उसका जो आवेश है वो अलग अलग है। जैसे पॉजिटिव नेगेटिव है तो अट्रैक्ट करेगा, अगर पॉजिटिव है तो रिपेल करेगा। तो यहाँ पे हमने क्या लगाया? पॉजिटिव लगाया, तो ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? अपनी तरफ खींचेगा, और ये वाला निगेटिव उस इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा। तो फाइनली इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? फ्लो करना स्टार्ट कर देंगे। तो जो ये बैटरी है वो किसकी तरह काम कर रही है? यहाँ पे पंप की तरह काम कर रही है। पानी किसकी तरह काम कर रहा है भैया? इलेक्ट्रॉन की तरह काम कर रहा है ना। समझ में आ गया? तो आगे बढ़ते हैं। अब अगर इंट्रोडक्शन के बारे में आते हैं कि पावर सिस्टम है क्या और इसकी डेली लाइफ में ज़रूरत क्या है ना। तो अगर जस्ट क्या आप सभी जो आप ये जो वीडियो देख रहे हैं, क्या आप अपनी लाइफ इलेक्ट्रिसिटी के बिना इमेजिन कर सकते हैं? आई डोंट थिंक सो कि कोई कर सकता है ना। अभी आप जो वीडियो देख रहे हैं, अगर आपके पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं होता तो क्या आप ये वीडियो देख पाते? इम्पॉसिबल है ना। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़रूरी है। चाहे वो आप पानी को गर्म करना हो, चाहे पानी को ठंडा करना हो, या ठंडी ठंडी हवा खानी हो, लाइट जलाना हो, है ना, टीवी देखना हो, ठीक, फ़ोन पे बात करना हो, अपनी गाड़ियाँ चलानी हो, या ट्रेन में सफ़र करना हो, सब कुछ किससे चलता है? इलेक्ट्रिसिटी से चलता है ना। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि क्या नीड है भैया इलेक्ट्रिसिटी की, है ना। एक सिंपल सा क्वेश्चन पहले चैप्टर का यही क्वेश्चन है कि व्हाट इज द नीड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? विद्युत शक्ति की जरूरत क्या है ना। तो आप लिख सकते हो ये इतनी जरूरत है। अब देखिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मैप है यहाँ पे, ये इंडिया का मैप है, सब लोग देख सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे देखिए दो चीजें दिखाई जा रही हैं, एक बार 2012, एक बार 2016। तो देखिए 2012 में जो लाइट का इल्यूमिनेशन है वो कम है, बहुत कम जगह लाइटें दिख रही होंगी। लेकिन 2016 में वही लाइटें क्या हो गई? बढ़ गई हैं, ठीक, ज्यादा इल्यूमिनेशन दिख रहा है, ज्यादा उजला दिख रहा है। क्यों दिख रहा है? इसका कारण यही है कि वहां तक इलेक्ट्रिसिटी पहुंच गई है, वहां अब बल्ब जल रहे हैं, है ना। तो अगर बल्ब जल रहे हैं तो उन्हीं बल्ब की रोशनी दिखाई दे रही है आपको। ये जो फोटो है
ये नासा सबने सुना होगा, जो कि अमेरिका में है, उसकी एक सैटेलाइट ने ये फोटो 2 बार करके ली है, एक बार 2012 में, एक बार 2016 में। तो 2012 में देखा कि इतनी कम इल्यूमिनेशन थी और 2016 में वही चीज बढ़ गई। तो जो इलेक्ट्रिसिटी है, इससे ये डिसाइड होता है कि आपकी कंट्री कितना डेवलप की है। समझ में आया? 2016 में डेवलपमेंट हुआ तभी तो उतनी लाइट की इल्यूमिनेशन दिख रही है आपको, है ना। अब देखिए, इसी चीज को आपको कैसे लिख देना है, वर्ड्स में लिख देना है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक सिंपल सा क्वेश्चन कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, आप तो यहाँ पे ये मैप में देख लिए कि क्या क्या है, लाइट के लिए चाहिए, हीटिंग कूलिंग के लिए चाहिए, मोशन के लिए चाहिए, कम्युनिकेशन के लिए चाहिए, तो उसी को वर्ड्स में लिख देना है। कैसे लिखेंगे? हम लोग यहाँ पे सिर्फ यही नहीं पढ़ेंगे कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है, हमको ये भी जानना है कि एसबीटी में हमको लिखना कैसे है, कैसे हम ज्यादा से ज्यादा मार्क्स ला सकते हैं। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है ये बात, है ना। सिर्फ पढ़ना ही जरूरी नहीं है कि आपने पढ़ लिया, वीडियो लेक्चर देख लिया, खुश हो गए, ये जरूरी नहीं है। ये ज्यादा जरूरी है कि आप वहां पे मार्क्स कैसे ज्यादा कवर अप करें। समझ में आया? तो उसी चीज को मैंने बहुत ही सरल भाषा में यहाँ पे लिख दिया है। इसको आप कॉपी में नोट डाउन कर ले, ठीक है, और अपना नोट्स बनाते चले इसके साथ साथ। ठीक, सबसे पहले सभी को क्या करना है, अपना एक कॉपी बनाना है। कॉपी के सबसे फ्रंट पेज पे, फ्रंट 2 पेज पे क्या करेंगे आप, सिलेबस लिखेंगे कि सिलेबस क्या है। पहला एक वीडियो दिया है जिसमें मैंने इंट्रोडक्शन के बारे में बताया है कि सिलेबस में क्या क्या दिया हुआ है ना। वो सारी चीजें आप अपनी कॉपी में क्या कर लेंगे, उतार लेंगे। ठीक, जैसे वो सब चीजें उतर जाएंगी तो पहला चैप्टर का नाम लिखेंगे। ठीक, बेसिक्स ऑफ जनरेशन या बेसिक्स ऑफ पावर सिस्टम, है ना, लिख दिया। उसके बाद धीरे धीरे करके जो जो यहाँ पे मिल रहा है उसको लिखते जाएंगे, है ना। लास्ट में मैं कुछ क्वेश्चन दूंगा, उसको सॉल्व करेंगे। बस यही अगर चलता रहा धीरे धीरे करके तो आपको लास्ट में पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप जो यहाँ पे पढ़े हैं उसी से आपका काम चल जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है सिंगल लाइन डायग्राम ऑफ पावर सिस्टम, है ना। तो देखिए, जब हम पावर सिस्टम की बात करते हैं तो पावर सिस्टम में क्या है कि सबसे पहले पावर का जनरेशन किया जाता है। क्या किया जाता है? पावर का जनरेशन। जैसे मान लीजिए कि आपके घर में लाइट कट गई, तो आप क्या करते हैं, या तो इन्वर्टर चालू कर देते हैं या नीचे जाके जनरेटर चालू कर देते हैं, है ना। जनरेटर चालू करते हैं तो क्या होता है, जनरेटर में लगा होता है वो इंजन, है ना। अब जैसे वो इंजन चलाया जाता है, वो इंजन क्या करता है, जनरेटर के कॉइल्स को घुमाना स्टार्ट कर देता है ना। तो जैसे जनरेटर की कॉइल्स घूमती हैं, मेरा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाती है ना। अब ये तो हुआ एक छोटा जनरेटर, है ना। अब मान लीजिए कि आप कहीं पे रहते हैं, वो आपका पूरा एक शहर है, उस शहर को पूरे शहर को हमको इलेक्ट्रिसिटी देनी है, तो एक तो जनरेटर से तो काम चलेगा नहीं, हमको एक बड़ा जनरेटर लगाना पड़ेगा। ठीक, और जैसे कि वो जनरेटर हमने डीजल से चलाया, जो घर में लगाते हैं वो डीजल से चला लेते हैं, डीजल डाल के। डीजल नहीं मिलता है तो किरोसिन भी डाल देते हैं, है ना। तो लेकिन किरोसिन से खराब हो जाता है, ये घर पे ट्राई नहीं करना है किसी को। तो हम क्या करेंगे कि एक बड़ा जनरेटर लगाएंगे, है ना। हमको क्या करना है, शाफ्ट को घुमाना है बस, ठीक, जिसके घुमाने से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, है ना। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, यहाँ पे होती है टरबाइन, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रही हो टरबाइन घूम रही है ना। तो सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक का, जहां पे पानी के जरिए बिजली बनाई जाती है। ठीक, अब देखिए ये पानी ऊपर से नीचे आ रहा है। एक तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक में 2 चीजें होती हैं, एक रिजर्वायर होता है जो कि ऊपर होता है, जिसमें पानी को क्या किया जाता है, रखा जाता है। ठीक, तो उस रिजर्वायर में पानी रख दिया गया। अब जब गेट खुलता है उसका, तो गेट खुलने के बाद वो पानी क्या होगा, ऊपर से नीचे की तरफ फ्लो करना स्टार्ट करेगा। तो नीचे की तरफ फ्लो करना जब स्टार्ट करेगा तो उसके पास इतना पावर होता है कि वो यहाँ पे जो लगी ब्लेड्स होती हैं उनको घुमाना स्टार्ट कर देता है। तो देख रहे हैं जैसे पानी ऊपर से नीचे आ रहा है, ये ब्लेड्स क्या कर रही हैं, घूम रही हैं। अब इस ब्लेड के साथ लगा हुआ है क्या, जनरेटर। जैसे जैसे ब्लेड घूम रही है वैसे वैसे मेरा जनरेटर भी घूम रहा है। तो जनरेटर घूम रहा है तो क्या प्रोड्यूस हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है, और बहुत ही लार्ज अमाउंट में प्रोड्यूस हो रही है ना। अब लार्ज अमाउंट में प्रोड्यूस हो रही है तो हम पूरी सिटी को बिजली दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं, दे सकते हैं, लेकिन कैसे देंगे। अब मान लीजिए कि ये जो मान लीजिए कि आप लोग बिहार में अलग अलग जगह से होंगे, है ना। कोई भागलपुर से होगा, कोई पटना से होगा, कोई कहीं से होगा, है ना। तो मान लीजिए कि हमने एक पावर स्टेशन बनाया, कहाँ पे, मुजफ्फरपुर में। ठीक, अब मुजफ्फरपुर से वो पावर हम भेजना चाहते हैं पटना, तो कैसे भेजेंगे, है ना। मान लीजिए कि आपने कुछ बनाया, कुछ भी बनाया, आपका कोई फैक्ट्री है मुजफ्फरपुर में, वहाँ पे कुछ आपने बना दिया,
है ना। अब उसको बेचने के लिए आपको पटना भेजना पड़ेगा, कैसे भेजिएगा? रोड के थ्रू भेजिएगा, कॉमन सी बात है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी को कैसे भेजिएगा? कंडक्टर के थ्रू भेजिएगा, है ना। देखते हैं ना, पोल लगा होता है, बड़ा बड़ा पोल लगा होता है, उस पर क्या आता है? उसमें इलेक्ट्रिसिटी आती है, करंट आती है ना। तो उस पोल के थ्रू हम उस जनरेटिंग स्टेशन से बिजली लेके आते हैं, कहाँ तक? अपने घरों तक। तो सबसे पहले हमने किया जनरेशन, उसके बाद कर दिया क्या? ट्रांसमिशन। क्या किया? बड़े बड़े पोल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं? ट्रांसमिशन करते हैं, ठीक। उसके बाद उसके अलग अलग लेवल्स हैं, सब हम लोग डीप में पढ़ेंगे आगे में जब इसकी जरूरत पड़ेगी तो, ठीक है। उसके बाद होता है क्या? प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। ट्रांसमिट तो कर दिया भैया एक जगह से दूसरी जगह, लेकिन अब अलग अलग घरों में बांटना है बिजली को, है ना। तो बांटने को क्या बोला जाता है अंग्रेजी में? डिस्ट्रीब्यूट करना, ठीक। तो यहाँ पे क्या किया जा रहा है? डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है ना। तो पावर सिस्टम में 3 चीजें हैं, एकदम दिमाग पे रख लेना है: जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक। नेक्स्ट देख लीजिए भैया, ये है मेरा क्या? थर्मल पावर स्टेशन, ठीक। थर्मल पावर स्टेशन में क्या होता है कि हमारे पास होता है कोयला, ठीक। कोयला सब लोग जानते हैं, कोयले से क्या होता है? कोयले को जलाते हैं तो क्या होता है? उसमें एनर्जी मिलती है, हीट मिलती है। अब उस हीट को यूज किया जाता है पानी को गर्म करने के लिए, है ना। तो ये आपको दिख रहा होगा, लिखा है बॉयलर। इसमें गया कोयला, कोयला को हमने बर्न किया, बर्न करने से क्या मिला? हमको हीट मिला। अब वो हीट क्या करेगा? पानी को गर्म करेगा। हम सब जानते हैं, घर में कभी पानी बॉयल किया है, पानी बॉयल करते हैं तो क्या होता है? पानी अपना दूसरा स्टेट चेंज करता है। पानी कौन से फॉर्म में है? लिक्विड फॉर्म में है। जब वो स्टेट चेंज करेगा तो क्या होगा? गैसियस फॉर्म में आ जाएगा, और उस गैसियस फॉर्म को क्या बोलेंगे? वाष्प, ठीक। और उसी वाष्प को अंग्रेजी में बोला जाता है क्या? स्टीम, है ना। अब वो स्टीम पाइप के जरिए पहुंचता है कहाँ पे? टरबाइन में, है ना। जैसे कि हाइडल पावर स्टेशन में जो ब्लेड्स थी टरबाइन की वो घूम रही थी, वैसे स्टीम यहाँ पे जैसे पहुंचेगा इसकी भी ब्लेड्स घूमना स्टार्ट हो जाएंगी, है ना। जैसे इसकी ब्लेड घूमेगी, ये ब्लेड किसके साथ कनेक्टेड है? जनरेटर के साथ कनेक्टेड है। तो जनरेटर भी घूमेगा, जनरेटर घूमेगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। तो ये तरीके हैं अलग अलग इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के। बहुत सारे तरीके हम लोग पढ़ेंगे इस सिलेबस में। पूरा न्यूक्लियर पावर स्टेशन पढ़ना है, हाइडल पावर स्टेशन पढ़ना है, थर्मल पावर स्टेशन, और डीप में पढ़ना है कि उसमें और क्या क्या होता है, कैसे पावर जनरेशन किया जाता है ना। नेक्स्ट देखिए, उसी सिंगल लाइन डायग्राम को यहाँ पे लिख दिया गया है कि ऊपर में क्या है? पहले जनरेटर लगा है, फिर हमको क्या करना होता है कि हम पावर जनरेट करते हैं बहुत लो वोल्टेज पे। अब उसको हमको एक जगह से दूसरा जगह भेजना है, तो हमको क्या करना होगा? ट्रांसफार्मर को लगा करके पावर को क्या करना पड़ेगा? उसका वोल्टेज को बढ़ाना पड़ेगा कि वो दूर जा सके, है ना। जैसे कि मान लीजिए आपको दिल्ली से पटना आना है तो आप पेट्रोल ज़्यादा भराइएगा, कॉमन सी बात है ना। वही दिल्ली से आपको यूपी आना हो, लखनऊ आना हो, तो आप पेट्रोल कम भराइएगा, जितना जरूरत होगा उतना ही भराइएगा। तो यहाँ पे क्या है कि पावर बहुत दूर भेजना है मान लीजिए, तो हमको और ज्यादा वोल्टेज देना पड़ता है कि पावर जा पाए। वोल्टेज क्या है? इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है? पुश कर रहा है ना। अब ज्यादा दूर भेजना है तो क्या करना पड़ेगा? और तेजी से इलेक्ट्रॉन को पुश करना पड़ेगा, कॉमन सी बात है, ठीक है। तो यही सारी चीजें हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं, तो यही सिंगल लाइन डायग्राम के बारे में यहाँ पे लिख दिया गया है, इसको आप उतार लें अच्छे से, ठीक। नेक्स्ट देखिए, अब अगर बात करते हैं हम लोग सोर्स ऑफ एनर्जी के बारे में, ठीक। कितनी तरह के एनर्जी सोर्स हमारे पास अवेलेबल हैं पावर बनाने के लिए। देखिए, 2 अलग अलग तरीके से इसको डिवाइड किया जाता है। पहला है ट्रेडिशनल यूज, उसका यूज क्या है? ट्रेडिशनल यूज, ठीक। दूसरा है लॉन्ग टर्म अवेलेबिलिटी, कितनी उसकी मात्रा हमारे पास अवेलेबल है। इन दोनों तरीकों से इसको क्या किया जाता है? क्लासिफाई किया जाता है। तो इसको लिखते चले कॉपी पे आप लोग, ठीक है। तो एक सेकंड गाइस, ठीक। तो हमने लिख लिया कॉपी पे, मान लीजिए कि बेस्ड ऑन ट्रेडिशनल यूज के हिसाब से हमारे पास 2 हैं, कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल। कन्वेंशनल का मतलब पारंपरिक ऊर्जा सोर्स जो पहले से चले आ रहे हैं। नॉन कन्वेंशनल का मतलब है क्या? गैर पारंपरिक ऊर्जा सोर्स, ठीक, जो पहले से नहीं है, अभी मॉडर्न में डिजाइन किए गए हैं। उसके बाद है नवीकरणीय ऊर्जा, फिर है गैर नवीकरणीय ऊर्जा, रिन्यूएबल एनर्जी एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। इसके बारे में हम पढ़ेंगे आगे। तो ये पहले आप क्लासिफाई कर लें कि क्या क्या है। सबसे पहले देखते हैं हम लोग बेस्ड ऑन ट्रेडिशनल यूज, कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल। कन्वेंशनल जो पहले से चले आ रहे हैं, उन्हीं से एनर्जी बनती है, तो वो है स्टीम जो हम लोग थर्मल पढ़े वो है। उसके बाद डीजल है,
डीजल से आप घर में बनाते हैं जनरेटर चला के, या आप कहीं कहीं बड़े बड़े डीजल जनरेटर लगे होते हैं उससे भी बनता है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक है, अभी देखा हमने पानी के जरिए कैसे बना रहे हैं। न्यूक्लियर है, तो जैसे थर्मल पावर स्टेशन है वैसे न्यूक्लियर भी है। न्यूक्लियर में भी वैसे स्टीम बनाया जाता है, लेकिन किन्हीं और चीज़ों से बनाया जाता है, वो हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है नॉन कन्वेंशनल, जो कि पहले से नहीं अभी मॉडर्न में डिज़ाइन किए गए हैं, ठीक है। तो वो है सोलर है। जैसे आप घर में देखा होगा कभी कि हम लोग छोटे छोटे प्लेट्स लगे होते हैं, सोलर पैनल लगा होता है, उस पर क्या गिरता है, सूर्य की एनर्जी गिरती है, और उस एनर्जी से हम क्या बनाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं। विंड पावर है, मान लीजिए हवा चल रही है ना, तो हवा चल रही है तो क्या होगा, उस हवा की गति को हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो हम क्या लगा देते हैं, ब्लेड्स लगा देते हैं हवा में। अब हवा बहुत तेज है तो ब्लेड घूमना स्टार्ट करती है, तो ब्लेड जैसे जैसे घूमती है उसके साथ क्या कनेक्टेड है, जनरेटर कनेक्टेड है, तो मेरा जनरेटर में इलेक्ट्रिसिटी बनती है। टाइडल है, टाइडल में क्या होता है भैया, टाइडल इन द सेंस कि समुद्र में क्या, आप कभी कहीं समुद्र पे गए होंगे तो वहाँ पे देखिए बहुत लंबी लंबी धाराएं आती हैं, है ना, उसमें बहुत शक्ति होती है, उसकी शक्ति को हम लोग यूज़ कर सकते हैं, है ना। वहाँ पे हम लोग अगर ब्लेड लगा दें तो वो क्या करेगा, उस ब्लेड को पुश करेगा और वो ब्लेड घूमना स्टार्ट करेगी, घूमेगी तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। तो इतनी सारी चीज़ें हैं, इसको आप लिख सकते हैं। उसी तरह रिन्यूएबल है और नॉन रिन्यूएबल है। रिन्यूएबल को डिज़ाइन किया गया है ऐसी एनर्जी जो हमारे एटमॉस्फेयर में असीमित मात्रा में उपलब्ध है ना। जैसे कि सन की एनर्जी है, सूर्य की जो एनर्जी है वो बहुत मात्रा है सूर्य की एनर्जी का हमारे पास, ठीक है। एक सेकेंड गाइस, ठीक। तो जो सूर्य की एनर्जी है उसकी इतना पावर है कि आप कितना भी यूज करें वो कभी खत्म नहीं होगा। उसी तरह हाइड्रो इलेक्ट्रिक का पावर है ना, पानी है तो कभी खत्म नहीं होगा, है ना। उसी तरह जियोथर्मल एनर्जी है, मतलब हमारी पृथ्वी में जो भी क्या, पृथ्वी के अंदर बहुत गर्मी है ना, उस गर्मी को हम लोग यूज कर सकते हैं। हवा है, हवा कभी खत्म नहीं हो सकती, है ना। तो इसको बोलते हैं रीन्यूएबल एनर्जी, जिसको हम फिर से जनरेट कर सकते हैं, कभी खत्म नहीं होगा। अब अगर हम लोग बात करें पेट्रोल का, कोयला का, है ना, तो ये सारी चीजें क्या है, नेचुरल गैस का, एलपीजी जो है, ये सारी चीजें क्या है, ये एक सीमित मात्रा में उपलब्ध है ना। कोयला आने वाले दिन में क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो कहाँ से एनर्जी बनाइएगा, पॉसिबल नहीं है, ठीक। फॉसिल फ्यूल है वो खत्म हो जाएगा, ठीक। नेचुरल गैस है वो खत्म हो जाएगा, न्यूक्लियर है वो खत्म हो जाएगा। तो ये सारी चीजें क्या है जिसको हम फिर से जनरेट नहीं कर सकते, वो क्या है, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं, ठीक। तो इस तरह इनको क्लासिफाइड किया जाता है। अब ये ग्राफ आप देख सकते हैं, इस ग्राफ में आपको दिखाया गया है कि 2018 में, सन 2018 में इंडिया में किस चीज से कितनी एनर्जी बनाई गई है। अब पावर का यूनिट क्या होता है भैया, पावर का यूनिट होता है वॉट, ठीक। तो मेगा का मतलब होता है भाई 1 मेगा, MW लिखा है यहाँ पे, है ना, ध्यान से दिखेगा यहाँ पे MW लिखा, 838 मेगावाट बोलेंगे। मेगा में होता है, 1 मेगा में होता है 10 to power 6, ठीक। तो अगर 1 मेगावाट लिखा है तो मतलब क्या होगा, 10 to power 6, मतलब 10 के बाद 6 जीरो, ठीक। इतना पावर है ना। वॉट का मत, वॉट किसका यूनिट है, वॉट है यूनिट किसका, पावर का। पावर का फॉर्मूला हम सबको पता होगा, P इज टू होता है क्या, V मल्टीप्लाइड बाई I, मतलब वोल्टेज मल्टीप्लाइड बाई करेंट, और करंट का यूनिट क्या होता है, एम्पियर, है ना। वोल्टेज मल्टीप्लाइड बाई एम्पियर को ही क्या बोलते हैं, वॉट। और अगर उसको ज्यादा जैसे किलो बोलते हैं, है ना, किलो में क्या होता है 10 to power 3 होता है, उसी तरह मेगा में कितना होता है 10 to power 6। तो ये जो रेड वाला एरिया है, वो रेड वाला एरिया दिखाया गया है, ये थर्मल पावर जनरेशन हुआ है। थर्मल पावर जनरेशन किससे होता है, कोयला से होता है, लिग्नाइट से होता है, ठीक है। तो ये थर्मल पावर जनरेशन का दिखाया गया है कि 56 या 64% दिखाया गया है, ये सब कोयला से हुआ है, ठीक। उसके बाद डीजल से कितना बनाया गया है, 0.24%। गैस से कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाई गई है, 7.21%। उसी तरह न्यूक्लियर से है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक से है, रिन्यूएबल से है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि इंडिया में कितना किसका डिस्ट्रीब्यूशन है, कौन सबसे ज्यादा है। जैसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा कि इंडिया में सबसे ज्यादा एनर्जी किस चीज से बनाई जाती है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे दिख रहा है क्या है, कोयला है ना। तो ये सब चीजें आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट है, आपसे क्वेश्चन ये श्योर पूछा जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कंपेयर करिए कन्वेंशनल सोर्स और नॉन कन्वेंशनल सोर्स के बारे में, है ना।
तो कन्वेंशनल सोर्स वो है, हम लोग क्या पढ़े, कौन कौन से कन्वेंशनल सोर्स हैं? स्टीम है, डीजल है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक है, न्यूक्लियर है। तो ये सब क्या है, हमारी पृथ्वी में सीमित मात्रा में उपलब्ध है ना। ये इनके खत्म होने जाने के बाद हम और नहीं बना सकते एनर्जी, ठीक है, तो वो कन्वेंशनल है। नॉन कन्वेंशनल ऐसे हैं जैसे सूर्य की एनर्जी हो गई, हमारा हवा हो गया, है ना, ये सब क्या है, नॉन कन्वेंशनल है। जियोथर्मल हो गया, ठीक। गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत, ये दोनों के बीच में आपसे पूछा जाएगा क्या डिफरेंस बताइए। तो देखिए ऐसे लिख सकते हैं, सबसे पहले पर्टिकुलर्स लिखिएगा। तो अवेबिलिटी के बारे में, कौन कितना उपलब्ध है आपके वातावरण में। तो अवेबिलिटी क्या है, कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स क्या है, लिमिटेड है भैया। कोयला क्या है, लिमिटेड है ना। सूर्य की एनर्जी क्या है, अनलिमिटेड है, कितना भी चाहे आप यूज कर सकते हैं। कॉस्ट ऑफ फ्यूल, कोयला महंगा है, सूर्य की एनर्जी का कॉस्ट लगता है कुछ, आई डोंट थिंक सो कि लगता है, फ्री है, जितना धूप लेना चाहिए ले लीजिए छत पे जाके, है ना। स्पेस रिक्वायर्ड की बात करें कि किसमें ज्यादा स्पेस लगता है, ठीक, तो जो कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज हैं उसमें स्पेस ज्यादा लगता है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक बनाना है तो हमको बांध बनाना पड़ेगा बहुत बड़ा, ठीक। लेकिन अगर सोलर प्लांट बैठाना है तो आप अपने छत पे भी बैठा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। आप अपने छत पे इतना सोलर बैठा सकते हैं कि आपको बाहर से बिजली खरीदने का जरूरत नहीं है ना। उसी तरह साइट का सिलेक्शन, अब देखिए अगर हमको मान लीजिए हाइड्रो इलेक्ट्रिक बनाना है तो वो हम वहीं पे बना सकते हैं जहाँ पे नदी हो, है ना, जहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी आता हो, हर जगह तो बना नहीं सकते। उसी तरह अगर थर्मल है, थर्मल में भी पानी की ज़रूरत पड़ती है, तो ये भी जनरली नदी के पास बनाया जाता है, ठीक। हर जगह बना नहीं सकते, अपने घर के बगल में आप बना नहीं सकते, ठीक। लेकिन वही अगर नॉन कन्वेंशनल की बात हो जाए तो आप कहीं भी बना सकते हैं, छत पे बना दीजिए, है ना। टाइप्स की बात करें तो टाइप्स में इसमें क्या है, कोल है, पेट्रोल है, ऑयल है। इसमें क्या है, सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, जियोथर्मल एनर्जी है, ठीक। जनरेटिंग कैपेसिटी की बात करें तब यहाँ पे अंतर आ जाता है। जनरेटिंग कैपेसिटी में कन्वेंशनल एनर्जी आगे है, इसकी मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। उसी तरह अगर नॉन कन्वेंशनल की बात करें तो कम होती है। एयर पॉल्यूशन, कोयला जलाते हैं तो क्या निकलता है, कार्बन निकलता है, तो एयर पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है। कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज के द्वारा कोयला जलाइएगा, पेट्रोल जलाइएगा, ऑयल जलाइएगा तो क्या होगा, पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा होगा, जबकि नॉन कन्वेंशनल में कोई पॉल्यूशन नहीं होगा, ठीक। तो ये सारी चीजें हो गई, इनको आप अच्छे से पढ़िए। और ये जो 3 क्वेश्चंस हैं यहाँ पे, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, व्हाट आर द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ पावर सिस्टम, लिस्ट आउट द डिफरेंट कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज, इनको लिख के रेडी रखिए, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।